ऐसी स्थिति दुखद होती है जब बेरोजगार आपस में लड़ जाएं। ये तो वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, और ऊपर से आपस में लड़ जाएं। ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, नहीं होने देनी चाहिए। ताजा मसला है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उसने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के 2018 के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था। इस नोटिफिकेशन का अर्थ ये समझ लीजिए सरल शब्दों में कि इसके चलते प्राइमरी टीचिंग में बीएड किए हुए नौजवान भी पात्र थे उसके लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस निर्णय को सही पाया और उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी, अपहेल्ड कर दिया। जिसका अर्थ अब यह हुआ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट है कि देश भर में प्राइमरी टीचिंग में अब बीएड किए हुए अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे बैठने के लिए इम्तिहान में। इसका अर्थ ये है। अब स्वाभाविक है इससे संघर्ष पैदा हुआ। बीएड के देश भर में लाखों लाख नौजवान, फिर उनके परिवार, सब में एक नैराश्य का भाव आ गया। इसमें दूसरी ओर बीटीसी के नौजवान छात्र अभ्यर्थी, उनका कहना है कि भाई हमारा एक तो दायरा ही छोटा था बेसिक शिक्षा का, हमारा केवल वही हो सकता था और उसमें भी बीएड वाले आ जाते थे तो हमारे लिए और स्थितियां खराब हो रही थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए अच्छा है, राहत का है, इसलिए संघर्ष हो रहा। मैं इससे हटके एक बात कहता हूं, ये खेत पर कब्जा करने वाला मामला तो नहीं किसी का, और कोई जबरन कहीं कब्जा कर भी नहीं सकता, अतिक्रमण। सरकार ने बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा में अध्यापन के लिए पात्र माना। क्यों माना? नोटिफिकेशन क्यों जारी किया और किन तर्कों के आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया, किस आधार पर जारी किया? कुछ तो आधार रहे होंगे। और उस नोटिफिकेशन को सामने रखकर जब उत्तर प्रदेश में और देश भर में लाखों लाख लोग बीएड कर गए नौजवान, तो अचानक से एक निर्णय आता है कि ये दरवाजा बंद। मैं यहां सरकार के विवेक पर सवाल उठाने आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही अपने जजमेंट में, दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जो कहा, उसका मूल स्वर यह है कि भाई 1 से 5 कक्षा तक के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस ढंग का कौशल चाहिए वो ट्रेनिंग ये बीएड वालों के पास नहीं, बीटीसी वालों के पास है ये ज्यादा, जिसको अब ये कहने लगे हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक बात है। तब ये बात उस वक्त सरकार को समझ में क्यों नहीं आई जब उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया 2018 में? यही ना प्रश्न। और अगर
फैसला सरकार का, नोटिफिकेशन सरकार का, सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर जिन लोगों ने बीएड किया इस प्रत्याशा में कि हमारे लिए इस बेसिक में भी अप्लाई करने का अधिकार हमारे पास है, सरकार ने हमको अधिकार दिया, वो उन लोगों का दोष क्या है? ये बड़ा प्रश्न है। जो लोग कर चुके उनका क्या होगा? जो लोग बीएड के लोग इसमें नौकरी पा चुके बेसिक में, उनको निकाल देंगे, क्या करेंगे देश भर में? तो लाखों लोगों को की स्थिति क्या बनेगी? और जो लोग 2023 तक यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक बीएड कर चुके इसी नोटिफिकेशन की आशा प्रत्याशा के आधार पर, उनका भविष्य क्या होगा? ये बड़ा प्रश्न है। और किसी भी लोकतांत्रिक उसमें याद होना चाहिए हम लोगों को कि जब शिक्षा मित्रों का के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, तो उसके बाद भी सरकार ने उनको मानदेय के आधार पर रखने का फैसला किया ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला दिया था कि भाई ठीक है, ये लोग योग्य पात्र नहीं है अध्यापक होने के, दिया था ना। इनकी नियुक्ति अध्यापक के तौर पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, सहायक अध्यापक के तौर पर। तो क्या 1,72,000 लोगों को घर भेज दिया जाता? नहीं ना। और आज भी उनका मानदेय इतना कम है, 10,000 रुपया महीना उत्तर प्रदेश में। तो मैं आज ये विषय लेकर आया कि लड़ाई का मसला नहीं बीएड और बीटीसी के बीच में, ये मसला है कि ऐसे नोटिफिकेशन जारी होते हैं जिनके आधार पर लाखों नौजवान कोई निर्णय लेते हैं, कोई पाठ्यक्रम पूरा करते हैं और उसके बाद अचानक से कोई अदालत कह देती है कि यू आर नॉट अलाउड। तब उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? मैं इस सवाल की खोज में आज यहां आया हूं। सड़क पर संघर्ष नहीं होना चाहिए एक ही घर के दो बच्चों में ना, यह भी जिम्मेदारी है सरकार की। ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हो, बीएड वाले भी और बीटीसी वाले भी दो आंखें हैं, एक को कम एक को ज्यादा कैसे कह दें? उनके बीच में संघर्ष ठीक नहीं। अब एक तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हां, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे, सबसे बड़ी अदालत है, उसके फैसले को सब लोग एपेक्स कोर्ट के फैसले के नाते सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और विधायिका कोर्ट के तमाम फैसलों में अब बाद संसद में ले जाके या विधानसभाओं में ले जाकर कानून में परिवर्तन करके नई स्थितियां संरचित करती है। ये भी है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, संसद ने उसको वहां ले जाके उससे दूसरा अभिमत प्रकट किया और कानून बदल दिया। दिल्ली सरकार की सेवा पर नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, केंद्र सरकार अध्यादेश लाई और उसके बाद कानून ले आई, पार्लियामेंट में विधेयक ले आई, कानून बन गया। ये विषय इस दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अवधेश उपाध्याय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। विशु यादव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डीएलएड मोर्चा के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिभुवन सिंह हैं, उपाध्यक्ष शिक्षा मित्र संयुक्त मोर्चा, त्रिभुवन सिंह का बहुत स्वागत है। और सत्यम पाठक हैं, बीएड अभ्यर्थी, सत्यम पाठक का बहुत बहुत स्वागत, सबका बहुत स्वागत। मैं राजनीतिक टिप्पणी के लिए अवधेश जी के पास चलूं, उससे पहले मैं ये जो नौजवान ये हमारे साथ है इनके पास चलता हूं, क्योंकि जमीन की बात ये बताएंगे। सत्यम पाठक, सबसे पहले आपके पास आता हूं। 3 बातें बताइए जिनके आधार पर आपका तर्क ग्राह्य हो, स्वीकार हो। ऐसे 3 तर्क मुझे दीजिए, 1, 2, 3।
सर बीएड को लेकर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और बीएड वर्सेस बीटीसी की आवाज उठाई। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की सर। 3 मुद्दे 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा और फिर आप कहेंगे कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं शामिल करना चाहिए। सबसे पहली बात, बीएड के 2018 के बाद नोटिफिकेशन देखने के बाद तमाम बीएड डिग्री धारकों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड किया था। उसके पीछे का रीजन यह है कि जो बीटेक प्लस बीएड वाले हैं वो अब ना यूपी टीजीटी के लिए बचे, ना इसके साथ साथ वो यूपी के पीआरटी के लिए बचे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं। ऐसे 3 लाख छात्र ऐसे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, बीएड डिग्री धारकों की वजह से वो अब बाहर हो गए हैं किसी भी शिक्षक भर्ती से, क्योंकि टीजीटी में भी उनको मौका नहीं मिल पाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की 3 लाख संख्या है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि वो छात्र जो अभी सीटेट का एग्जाम देकर के आए थे 2018 के बाद, ऐसे छात्रों की मात्र उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख छात्रों की संख्या है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई गई और इसकी वजह से सरकार नहीं ठोक सकती है अपना दावा एनसीटी की तरफ। तो एनसीटी को इस चीज पर अपना एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके जल्दी से जल्दी गजट लेकर के आना चाहिए था। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं सरकार की है। सरकार को एक्सपर्ट कमेटी बैठाना चाहिए था और उसके बाद बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहिए था। 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके अगर देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग लिया था तो इसमें कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कह दिया गया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे तो जाहिर सी बात है छात्र बीटीसी कर लेते। लेकिन 5 साल का वक्त, सीटेट के फॉर्म का पैसा, यूपी टेट के फॉर्म का पैसा, और यहां पर मैं सर एक और आपके अंतरात्मा की छात्रों के अंतरात्मा की बात एक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सर, अगर आप मुझे मौका देंगे। वो ये है कि छात्र बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी भर चुके थे और फॉर्म भरने के बाद टिकट भी बुक करा चुके थे और ऐसे में पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। ठीक है सत्यम, अब दोबारा में आएंगे आपके पास। 13 लाख नौजवानों का मसला तो उत्तर प्रदेश में ही पैदा हो गया। देश भर में सोचिए कितना बड़ी संख्या होगी। विशु यादव जी, आप मुझे 3 बातें बताओ जो इस बात को औचित्य प्रदान करें, जस्टिफाई करें। ये जो संघर्ष मैं देख रहा हूं, मैं इससे बड़ा दुखी हूं। एक ही परिवार के 2 बच्चे आपस में ही लड़े। मुझे 3 बातें आप बताइए, जैसे मैंने सत्यम से 3 बातें पूछी। जी सर, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बेसिक का मुद्दा कोई उठाया है तो वो आप हैं सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। संवेदना इनके प्रति है मेरी कि इनका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ है, लेकिन ये सरकार की और एनसीटी की गलत नीतियों का शिकार हुए हैं, लेकिन अन्याय नहीं हुआ है। क्योंकि सर आप भली भांति जानते हैं कि बीटीसी के पास सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका रहता है और इनके पास बीएड के पास एलटी है, उसके बाद टीजीटी है, पीजी। जी ठीक है विशु, बोलिए जी। आ रही आवाज, बोलिए भैया विशु। 1 मिनट सर। जी हाँ सर, सॉरी सर। बीएड के पास एलटी में बैठने का मौका है, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, बीईओ, उसके बाद इनके पास बीएससी बनने का मौका है। बहुत ऑप्शन इनके पास है सर। बीटीसी करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती होता है, जबकि बीएड करने का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना पहले था ना अब है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने फैसले में कहा है कि ये इनका जो आदेश रद्द किया है, साफ तौर पे कहा है कि ये इनको एक्स्ट्रा अवसर दिया गया था, उससे ही रद्द किया है, ना कि इनके किसी अधिकार को रद्द किया है। बीएड करने का अधिकार ना पहले कभी था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठना, ये इनका एक्स्ट्रा अधिकार था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक, आप कह रहे हो एक्स्ट्रा अधिकार था, इसे खारिज कर दिया है। मैं प्रश्न ये लेके नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मैं तो कह रहा हूं सरकार और ये जो नेशनल एनसीटी है इसकी गलती का खामियाजा विशु यादव भुगते तो भी मुझे यहां तकलीफ और सत्यम पाठक भुगते तो भी मुझे तकलीफ। भाई
मैं ये कह रहा हूं, मैं इस लट्ठम लट्ठा के साथ नहीं खड़ा हो सकता मित्र ना। बोले वाह गुरु मजा आ रहा है, लाठी चलने दो ना। और नौकरी ही कहां है, भर्ती कहां आ रही है, क्या बीटीसी और क्या बीएड, ये एक भी बड़ा प्रश्न है। मैं त्रिभुवन जी के पास चलूंगा, फिर अवधेश भाई के पास आऊंगा। आज बड़ा मतलब बहुत खिन्न है मेरा मन और पीड़ा से भरा हुआ है। त्रिभुवन जी वही वैसे तो नहीं, आपके साथ जो हुआ उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा थी, लेकिन कुछ कुछ उसी ढंग का एक अचानक से एक फैसला आता है और उससे पूरा परिदृश्य बदल जाता है। पता लगता है, जैसा अभी सत्यम बता रहे थे कि 13 लाख बच्चे तो उत्तर प्रदेश में इस फैसले से प्रभावित हो गए। मुझे वही दिन याद आ गया कि 1,72,000 लोग एक साथ एक झटके में एक फैसले से प्रभावित हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद चलो मानदेय और रहा, लेकिन वो 3,000 से 10,000 हुआ, ठीक है, लेकिन 10,000 पर ही अटक गया। 10,000 में क्या जीवन जिएगा आदमी, क्या परिवार पालेगा, क्या बच्चे पढ़ाएगा। त्रिभुवन जी। आदरणीय अमिताभ जी, आपने हमेशा से ही शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हम हर समस्या को आपने बहुत प्रमुखता से उठाया। आपने अभी देखा हाल ही में कि तदर्थ शिक्षक जो एडेड विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, और 2020 इसी अगस्त महीने में उनका फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से जी। और यही उत्तर प्रदेश की सरकार थी, यही उत्तर प्रदेश की सरकार तदर्थ शिक्षकों का मुकदमा लेकर के उनके विपक्ष में गई थी। और क्या हुआ, 2000 से अधिक 2090 तदर्थ शिक्षक एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर हो गए। आज वो लोग आंदोलन कर रहे हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में, 2090 शिक्षक हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे भाई आप इनको खुली भर्ती निकालिए और इनको जो है कुछ वेटेज और वो छूट दे दीजिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन निकाला और विज्ञापन निकालने के बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें मात्र 41 टीचर सेलेक्ट हुए, 6 टीचर पीजीटी के और 34 टीचर टीजीटी के सेलेक्ट हुए, जो लोग 23 साल से पढ़ा रहे थे तदर्थ शिक्षक। मतलब 2090 में से 90 शिक्षक भी परमानेंट उनके उसमें विज्ञापन सेलेक्ट नहीं हो पाए भर्ती में। और आज वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 1 साल से उनको ना पैसा मिला है, ना मानदेय मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। आज इसके पहले शिक्षा मित्र 1.5 लाख था, आपने देखा उनके साथ क्या हुआ। और अभी आपने देखा कि जो फैसला आया उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी टीका टिप्पणी के 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। अब आप मजे की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होती है 69,000, उस 69,000 की भर्ती में साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है सर ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ब्रिज कोर्स 3 साल अक्टूबर से पूरे हो जाएंगे इस भर्ती को, जिसमें बीएड के हमारे अभ्यर्थी शामिल हैं। पूछिए किसी को ब्रिज कोर्स कराया गया क्या, उसका सिलेबस बनाया गया क्या, नहीं हुआ कुछ। ये गलती किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, ये उनकी गलती है कि आपने भर्ती कर ली लेकिन आपने ब्रिज कोर्स पर ध्यान नहीं दिया। इसी चीज को हाई कोर्ट, राजस्थान की हाई कोर्ट ने कोर्ट किया और ये अदालत में टिप्पणी हुई। ये कहा गया कि आप ये जो नोटिफिकेशन लाए हैं तो ये ब्रिज कोर्स ज्वाइनिंग के बाद कराना है कि पहले। तो इसमें लिखा है कि जब नौकरी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको ब्रिज कोर्स करना है। यहीं पर अदालत ने कहा कि गलत है ये, आप पहले उसकी क्वालिफिकेशन पूरी कीजिए तब उसको नौकरी में लीजिए। ठीक बात त्रिभुवन जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही, ये बुनियादी बात है, ठीक बात कही। अवधेश भाई, मसला ये कि एक क्षण में 12-13 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश में संकट में आ गया और 1 करोड़ के आसपास पूरे देश में संकट में आ गया। एक दूसरा, जो नौजवान बीएड करके और बेसिक शिक्षा में भर्ती हो गए, क्योंकि सरकार की राजाज्ञा थी, भर्ती हो गए, इम्तिहान देंगे, उनका क्या होगा अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद? आगे की तो आगे छोड़ो, अभी जो पिछले भर्ती हो गए 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसमें भर्ती हुए बीएड वाले भी भर्ती हुए होंगे,
उनका क्या स्टेटस रहेगा अब मित्र अवधेश जी? मुझे लग रहा संकट अभी और घनीभूत होने वाला है क्या? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर सरकार की भूमिका भी खड़ी होती है, क्योंकि जनता सरकार चुनती ही इसलिए है कि गाड़े वक्त में हमारी सुरक्षा और रक्षा कहाँ करें। अवधेश जी। जी जी अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए देश के हमारे 4 स्तंभ हैं मजबूत, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया। चारों की वजह से ही हमारे देश का लोकतंत्र जिंदा है, और इनके जो फैसले होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए, उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए जनता को, करते भी हैं लोग। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो गुमराह करते हैं, उस गुमराह होने से बचें लोग, और जो अफवाह फैलाई जा रही है उससे ही बचें। देखिए यदि हम बात करें जो ये फैसला आया है बीएड वर्सेस बीटीसी का, तो देखिए उसमें जो माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उसके ऊपर अभी किसी प्रकार का जो इनका एक नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है सोसाइटी, उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक थोड़ा धैर्य बना के रखे। कहते हैं ना कहावत कि सब्र का फल मीठा होता है, और इस समय देश में और राज्य उत्तर प्रदेश में दोनों जगह ही न्यायप्रिय सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। नहीं एक मिनट विश्व अभी रुकिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है, लम्हों ने खता की है अवधेश बाबू, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। ये मैं आज पहली बार विषय से नहीं लेके आया। जी आप हर बार लेके आते, मैं ठीक है ना। पिछले 10-12 साल से तो शायद ही ऐसा कोई विषय रहा हो जिसमें मैं हस्तक्षेप नहीं किया हूं। मैं एक बात कहता हूं, बाबुओं की गलती, कमेटियों की गलती, ये एनसीटी टाइप की एजेंसियों की गलती किसी की हो, भुगते विशु यादव भुगतेंगे कभी, और कभी सत्यम पाठक और कभी त्रिभुवन, यही लोग न भुगतेंगे। मैं एक सवाल छोटा सा रखता हूं आपके सामने। कोर्ट को दोष मैं कभी इसलिए नहीं देता, कोर्ट के सामने जो परिस्थिति पहुंचती है उसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं होती परिस्थिति बनाने में। घोरमाठा आप करते हो, फिर कोर्ट से क्या जजमेंट देगा? मैं एक उदाहरण देता हूं अवधेश बाबू। अगर आपने बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करा दिया होता, पहले कहते ब्रिज कोर्स करो बच्चा, उसके बाद ये प्राइमरी में भर्ती में अप्लाई करो ताल ठोक के, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय नहीं आता। मेरी बुद्धि छोटी है, लेकिन जितनी समझ है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, जितना जजमेंट मैंने पढ़ा। ये किसको कराना था? अमिताभ अग्निहोत्री को कराना था, तो आदेश करो, हम ही फिर ब्रिज कोर्स चालू करें। ये किसको कराना था? ये फिर ये जो एनसीटी टाइप के जो दफ्तर खुले हैं, ये लूडो खेलने के लिए खोले? अवधेश जी नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा ले जाऊंगा, बस तो 1 मिनट का टाइम लूंगी मैं आपका। जब 2018 में एनसीटी जो है इनका, इन्होंने जब बीएड वालों को इन्होंने किया कि आरईटी लेवल ए में आप भाग ले सकेंगे, उसमें कुछ लोग पास भी हुए कि इनमें जो पास होंगे उनको 6 महीने कोर्स किया जाएगा, कई जगह कोर्स कराए भी गए। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो है जो बीटीसी वाले थे, जो डीएलडी वाले थे, उन्होंने इनके खिलाफ जो है हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी याचिका डाली। उसके विरोध में ये इनको बाहर कर दिया गया बीएड वालों को। उसके बाद बीएड वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के साथ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जो अभी अवधेश बाबू, ठीक आपकी बात ठीक है, मैं विश्व आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बात इतनी सरल नहीं। आपने जो नैरेटिव किया मैं उसमें प्रतिवाद में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा। अभी रुकिए सत्यम, आप और दोनों रुकिए। मैं एक बात कहूं, हम आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं मित्र। एक बात विश्व, रुक जाओ भाई, मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा। 69,000 की भर्ती उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? आज तक ब्रिज कोर्स अगर नहीं कराया तो वो अध्यापक टिकेगा कैसे अदालत में? ये तो मुझे समझाओ। ये ब्रिज कोर्स ना कराने के लिए मैं किसका कॉलर पकड़ूं? किसी का तो पकड़ना पड़ेगा ना मित्र। या अपने घर के बच्चों को ऐसे ही रोते बिलखते छोड़ दूं? ये किसकी गलती है? त्रिभुवन सिंह को कराना था तो इनको पकड़ूं, विशु यादव कराना हो इनको पकड़ूं, सत्यम को कराना इनको पकड़ूं? ये किसकी जिम्मेदारी थी? शिक्षा विभाग की थी ना, उत्तर प्रदेश में नहीं। बिल्कुल। वहां के जो अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, वो किस लिए खा रहे हैं?
और ताजा जूस पी रहे हैं बैठ के कार्यालयों में, किस लिए? जब मान लीजिए मैं ही जज हूं और मेरे सामने ये फाइल आए कि भाई किसी ने ब्रिज कोर्स किया, बोले नहीं किया जी, विपक्षी पार्टी के वकील कहेगा सब किसी ने ब्रिज कोर्स नहीं किया, आप पूछिए, तो वो क्या कहेंगे? क्या आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यही कहेंगे ना। इसलिए मैं कहता हूं ये लम्हों की खता और सदियां सजा पा रही है। ये विशु पाठक विशु यादव क्या कह रहे थे, आप बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जी। जब बीएड के छात्रों को प्राइमरी में ही भर्ती होना था तो बीटीसी कर लिए होते। जी इनके पास सर बहुत सारे ऑप्शन हैं। और सर दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी। कि बच्चे को केंद्र मान के जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो सिर्फ बीटीसी में, बीएड के कोर्स में आज तक ऐसा कोई डिजाइन बनाया ही नहीं गया कि किससे बच्चे को हित होगा, कैसे बच्चे के बारे में ये लोग जानेंगे। ये लोग गुणवत्ता की बात करते हैं। एक मिनट सर, मैं ये लोग गुणवत्ता की बात ठीक, करते हैं। एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट। मैं इस विषय में आज थोड़ा सा समझने में फेर है। मैं इसमें नहीं गया कि इनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं कह रहा हूं ये भी कर सकते हैं अप्लाई। ऐसा नियम क्यों बनाया? फिर मैं नियम बनाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं। मेरी बात समझिए, ऐसा नियम क्यों बना? सरकार का वही काम है कि बच्चों को लड़ाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। सत्यम पाठक क्या कह रहे थे, आप बताइए। सर मैं सीधी सी बात करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज। सर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ तौर पर लिख कर रख दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं बन पाएंगे, तो वो 3 लाख छात्र जो बीटेक प्लस बीएड है, जो टीजीटी में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो एलटी ग्रेड में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो पीआरटी में शिक्षक नहीं बन सकते, वो कहां पर जाएं? पहली चीज। दूसरी चीज यह है सर कि छात्र 5 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है, टेट के फॉर्म भराए गए, सीटेट के फॉर्म भराए गए, परीक्षा पास हुई और उसके बाद सर कह दिया जाए कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का तो पूरा सम्मान है, लेकिन सरकार से एक सवाल है कि पिछले ही दिनों अगर दिल्ली के अध्यादेश को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके एक अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, तो देश के 10 लाख बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए कानून क्यों न बना दिया जाए, उनके लिए अध्यादेश क्यों न दिया जाए? और इसमें छात्र की कैसे मैं गलती मान लूं? छात्र ने 2 लाख रुपए फीस दिए, 5 साल का वक्त दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई दूसरी वैकेंसी देख लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की ठीक है वैकेंसी की सत्यम जी, सच्चाई में रुकिए आपके रुकिए, सामने अवधेश भाई आ रहा हूं आपके पास, अवधेश भाई आ रहा हूं मैं। एक त्रिभुवन जी, एक मुझे सलाह दीजिए, जैसे कोर्ट मित्र वकील खड़ा करता वैसे ही आज आपको मैं खड़ा कर रहा हूं। मुझे बताइए इस समस्या से निजात के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट कचहरी और बेसिक शिक्षा सबको आप समझते हो। अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि जो 20-22 हजार 69,000 भर्ती में जो अभी सिलेक्ट हो गए हैं, जो योगी जी ने भर्ती निकाली थी यूपी में, उसमें जो सिलेक्ट हो गए हैं, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहला विषय ये, क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है और ब्रिज कोर्स अधिकारियों ने नहीं कराया। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, ब्रिज कोर्स किसी को नहीं कराया। सबसे बड़ी फॉल्ट तो ये। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा मित्रों जैसी स्थिति हो गई है बीएड की। अगर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, डबल बेंच का है, संविधान पीठ तो जाएगा नहीं। अब सरकार के पास केवल एक रास्ता है कि ऑर्डिनेंस ले आए। जब सरकार 1.5 लाख परिवार के लिए 1.5 लाख शिक्षा मित्र, उनसे जुड़े 10 लाख परिवार के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तदर्थ शिक्षकों के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तो मैं समझता हूं 22,000-23,000 बीएड धारकों के लिए सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। और अगर ऑर्डिनेंस ले भी आई तो फिर शिक्षा मित्र के लिए भी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। अभी अनुदेशक का हाल देख रहे हैं, अनुदेशक 17,000 के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और यही उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट की 17,000 हम नहीं देंगे और 17,000 ये लोग पाएंगे, जीतेंगे भी। ठीक है त्रिभुवन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अनुदेशक की बात, अवधेश भाई आप ही के पास आ रहा हूं। अनुदेशक की बात उस पर कह दूं, मुझे आज ये बताया गया कि अनुदेशक का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में आया तो अपेक्स कोर्ट ने एक बात कही जो अनुदेशकों के हित की है। उसने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से कहा कि पहले हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करके आइए, कंप्लायंस लाइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, जाइए वापस। क्या कंप्लायंस का मतलब? 17,000 रुपया का भुगतान ट्रेजरी से करिए, रसीद दिखाइए आके। क्या
बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जय। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी अदालत है, सिर झुकाने, अच्छी बात है, अब इसमें भी सिर झुकाओ। 17,000 का पेमेंट करो अनुदेशक को तत्काल। पिक एंड चूज नहीं चलेगा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अच्छा लगे और मंगल को खराब, ये थोड़े नहीं चलेगा ना। अवधेश जी, मैं आप ही के पास आता हूं, एक बड़ा सवाल, आगे का आगे छोड़ो, जो भर्ती हो गए 69,000 हमारे यहां भर्ती हुई, उसमें 22,000 24,000 जो भी भर्ती हुए बीएड वाले वो, और देश भर में आपके केंद्र में भी सरकार है, जो बीएड के बच्चे भर्ती हुए हैं प्राइमरी एजुकेशन में, टीचिंग लाइन में, उन सबका क्या होगा? क्या सबको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे और उसके बाद चुनाव में भी जाएंगे? अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, आपको आवाज आ रही है? अरे देखिए, कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत है, म्यूट तो नहीं कर लिया आपने जी? अवधेश जी, अब देखिए भाई, आप चेक करिए, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा, सत्य पाठक, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर सीधी सी मांग है कि सरकार अध्यादेश लाए, क्योंकि सर 1 करोड़ मोटे तौर पर और उत्तर प्रदेश में 10 लाख बीएड डिग्री धारक सर आज बर्बाद हो गए। टीजीटी पीजीटी का जो उदाहरण देते हैं, पीजीटी में सब फॉर्म भर सकते हैं और टीजीटी में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन की बात करूं सर, तो 50 पोस्ट आती है, 100 पोस्ट आती है, और पिछले 5 सालों में मात्र 3500 पोस्ट पर टीजीटी की वैकेंसी आई। हम गुहार हाथ जोड़ करके देश के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके हम बीएड डिग्री धारक जो बर्बाद होने वाले हैं उन्हें बचा लीजिए। बचाने का माध्यम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आपने दिल्ली के अध्यादेश वाले में पलटा है, तो हम यही चाहते हैं कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अध्यादेश लाए, नहीं तो करोड़ों बीएड डिग्री धारक का परिवार बर्बाद हो जाएगा। रीजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलटी ग्रेड और उसके बाद टीजीटी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 3 लाख बीटेक प्लस बीएड वाले हैं। ये लोग न घर के हुए न घाट के हुए, क्योंकि न इनको यूपी टीजीटी में मौका मिलेगा, न इनको एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा। तो सर ये जाए तो जाए कहां? उम्मीद की किरण एक है कि अगर 28/6/2018 के नोटिफिकेशन में सरकार ने क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं एलिजिबल हैं, तो जाहिर सी बात है बीएड वाले बीटीसी का कोर्स कर लेते। ठीक, सत्य विष्णु यादव, आप क्या कह रहे थे भैया? सर, इन लोगों के पाठ्यक्रम में ये बना ही नहीं है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ये लोग योग्यता की बात करते हैं सर, योग्यता तो एक आईआईटीएन में भी है, एक डॉक्टर में भी है और एक पत्रकार में भी। तो क्या सबको प्राथमिक में घुसेड़ दिया जाए? 5 साल से सर हम लोग कोई भी भर्ती में बैठे नहीं है अभी तक। आपने हमेशा मुद्दा उठाते हैं सर, आपको भली बात ही पता होगा। ये लोग हर 6 महीने पे 5 महीने पे कोई ना कोई भर्ती पा जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग सर 5 साल से कोई एक भर्ती, सत्यम जी भी है, बता दें, आप भी बता दीजिए, कोई एक भर्ती में हम लोग बैठे हैं। आपको प्राथमिक में ही बैठना था तो आप बैठ लिए होते, यही बीटीसी कर लिए होते। आपके पास 6 to 8 है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। या फिर हम लोगों के बारे में भी ब्रिज कोर्स करा करके टीजीटी की वैकेंसी भी 5 साल बाद आई, वो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से बैठी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार की गलतियों का खामियाजा बीएड वाले क्यों भुगतते क्या 2 साल के लिए सिर्फ बीएड एलिजिबल नहीं था सर? 2 साल के पहले 2011 से लेकर के 2015 तक और उसके बाद 2018 से लेकर अब तक बीएड एलिजिबल था। 2 साल के लिए अगर बीएड को गायब किया गया तो वो भी सरकार की गलती थी, और अब बीएड वाले बाहर हुए हैं तो भी सरकार की गलती है। तो सरकार एनसीटी का पक्ष लेकर के या बीएमएचआरडी अध्यादेश लाए, क्योंकि 10 लाख परिवार बर्बाद हो गए। सर मेरे पास कैसे कैसे छात्रों के मैसेज आए हैं कि सर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था, रात में सपना टूट गया, मेरे माता पिता का सपना टूट गया। से कोर्ट नहीं चलता है, भावनाओं के हिसाब से कोर्ट नहीं चलता है। आपको जो भी बातें कहनी थी आपने वकील के माध्यम से आपने सिंगल बेंच, डबल बेंच, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट में आपने कहलवा दी है। उनको ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता है कोर्ट। जो भी आपके पास सबूत थे, जो भी आपके पास चीजें थी, आपने कोर्ट में रख दी है। 10 घंटा बहुत
बहस हुआ है, यहाँ पे बहस करने से कुछ नहीं होगा, बस हम अपनी बात रख ठीक, सकते मैं हैं। दोनों लोग रुकिए, मैं अवधेश जी के पास चलूंगा, उनसे बात शायद वो जुड़ गया है संपर्क। अवधेश बाबू, मेरा प्रश्न वहां पर खड़ा है कि जो बच्चे भर्ती हो गए प्राइमरी टीचिंग में बीएड करके 2018 के नोटिफिकेशन अधिसूचना के आधार पर, ठीक, उस अधिसूचना नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, मतलब हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया, उसको अपहोल्ड कर दिया, यानी उस पर मोहर लगा दी, ठीक। अब वो जो भर्ती हो गए अध्यापक, वो क्या करेंगे? वो हरिद्वार जाएंगे संन्यास लेके, कनखल, सावन चल भी रहा है, बताओ जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही भैया जी। देखिए अमिता जी, मैं बताऊं आपको, जो अभ्यर्थी जो भर्ती हो चुके हैं, जो अपने पढ़ा रहे हैं, लगे हुए हैं, मेरी जानकारी के अनुसार जो है उन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं जी। लेकिन ये जो आदेश आया है उनके लिए है, जो बीएड जो अभ्यर्थी जो इसमें जो डीएलडी के जो लगने वाले हैं उनके ऊपर ये किया गया है। दूसरी बात, जब तक ये एनसीटीई का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना जायज नहीं है। और देखिए, हर काम में यदि कोई कार्रवाई की भी जाएगी, यदि कोई अध्यादेश लाया भी जाएगा, कोई कानून बनाया भी जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, राष्ट्र में भी हमारी न्यायप्रिय सरकार है, राज्य में भी न्यायप्रिय सरकार है, किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थोड़ा वेट करें, इंतजार तो करिए। कितनी बार ऐसे हुए हैं जो कोर्ट के जो फैसलों पे जो चैलेंजिंग किया गया है, आपने देखा होगा। नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, एक मिनट रुके अवधेश जी, अरे रुको विशु भाई, अवधेश जी, एक मैं बेसिक सवाल कहता हूं, एक मिनट एक बेसिक सवाल कहता हूं। इस प्रवृत्ति को नहीं सुधारेंगे, आप सरकार में हैं चूंकि इसलिए कह रहा हूं, तो रोज मुकदमे होंगे, कहीं हाई कोर्ट कुछ फैसला करेगा, कहीं सुप्रीम कोर्ट, रोज कहीं इधर वाले बच्चे सड़क पर आएंगे, कहीं उधर वाले, जान लीजिए प्रवृत्ति क्या है। मेरे ख्याल से जितना बेसिक शिक्षा में सचिव और स्तर के अधिकारी समझते होंगे इनको, उतना तो मैं भी समझ गया ये नौजवानों की लड़ाई लड़ते लड़ते। अब विज्ञापन निकलेगा, उसमें कुछ का अगड़म बगड़म लिख दोगे, फिर मुकदमा होगा, फिर बोले जी विज्ञापन क्वेश कर दिया, करोड़ों रुपया गया पानी में, लाखों बच्चे तबाह हो गए। बाबू की सेहत पर क्या फर्क अधिकारी की, वो तो काजू खा ही रहा है, ठीक। कहीं आरक्षण में ऊंचा लोचा कर दोगे, फिर मुकदमा जाएगा, फिर भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये अटक जाएगी, लटक जाएगी, भटक जाएगी। और एक बात कहूं, ये जो नया आया है सुप्रीम कोर्ट वाला मसला, इस मसले के आधार पर मुझे ये भी डर है, मेरी बात की तस्दीक त्रिभुवन भी करेंगे और विशु भी करेंगे, कि ऐसा ना हो कि 5 साल हो गए भर्ती नहीं आई और आगे फिर 5 साल हो जाए, बोले अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ही मामला चल रहा भैया, क्या अभी रुको, ठंड रखो, क्या तो गए 10 साल। 10 साल का मतलब होता है एक पीढ़ी बाहर हो जाती है, ओवरेज। अवधेश जी गलत कह रहा हूं, बताइए। कह रहे हैं आप, बच्चा हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह ही न्यायप्रिय सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये मैं आपको और आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूं। किसके साथ आपने न्याय किया है? एक मिनट सर, हम रोकना चाहेंगे सर, किसके साथ आप लोगों ने न्याय किया है? सब्र का फल मीठा होता है, कोई सब्र नहीं सर। एक मिनट सर, बोलना चाहूंगा इनके बात में, नेताजी जी एक मिनट रुकिए अवधेश भाई, ये विशु यादव कुछ कह रहे हैं, आ रहे सत्यम आपके पास आ रहे हैं जी। सर, जब से ये सरकार आई है, नेताजी रुक जाइए, धैर्य रखिए, जब से ये सरकार आई है, जूनियर एडेड भर्ती कोर्ट में, 69,000 भर्ती कोर्ट में, आरक्षण घोटाला कोर्ट में, 68,500 कोर्ट में, सारा का सारा भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। और सबसे बड़ी बात सर, ये कहते हैं कि हम छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। नई शिक्षक भर्ती जब भी मांग करते हैं तो ये कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, और जब शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को वेतन देने की बारी आई तो बोले कि हम इनको शिक्षक की कैटेगरी में नहीं मानते, और जब भर्ती देने की बात आती है तो बोलते हैं कि हम इनको जोड़ करके अनुपात, समानुपात बराबर कर दिए। ये कौन सा, नेताजी थोड़ा सा बताएंगे इसकी परिभाषा, कि जब वेतन देने बारी आती है तो शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं करते हो। त्रिभुवन जी, यही मसला, मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि भैया जब आप इनको लिस्ट में जोड़ते हो
अपनी जान बचाने के लिए विधानसभा में, क्या बोले अनुपात समानुपात सब बराबर हो गया क्या? तो कुछ इनका भला भी कर दो। अमिताभ जी, आपने कम से 10,000 रुपया में आदमी जीवन जिएगा। पिछले 5 सालों में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई है। ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड है, नेताजी को भेज देंगे। और कम से कम 100 बार आपने इस मुद्दे को उठाया कि मानदेय इनका बढ़ा दिया जाए, इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, मेडिकल और अन्य सुविधाएं इनको दे दी जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और 2 बार विधानसभा में आपने देखा कि बजट बढ़ाया गया 2-2 हजार रुपए, 2 बार। अभी 4 दिन पहले 2,500 की घोषणा की थी, और उसके पहले जब विधानसभा का चुनाव था तो 2,000 रुपए बढ़ाया था। अभी तक 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया अमिताभ जी। और जो ये बात कर रहे हैं भर्ती की, अमिताभ जी आप समझिए कि 69,000 की भर्ती अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। 1400 पद खाली है, लगभग 1400 पद अभी भी खाली है। और ये 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया। इसके मतलब ये सारे जो 20-22 हजार अभ्यर्थी हैं, ये एक झटके में भी बाहर होने वाले हैं आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन मतलब पेड़ को जड़ से काट दिया गया है। नेताजी हमारे नहीं समझ पा रहे हैं, जड़ से जब पेड़ काट दिया गया है तो उसकी डाली, शाखा, फूल, पत्ती, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप समझिए, नोटिफिकेशन रद्द किया। अवधेश जी से इस पे उत्तर लूंगा। सत्यम को भी जरा बहस में ले लूं। सत्यम आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। रुको विशु यादव, अभी रुकिए। सीधे तौर पर एक बात कहना चाहता हूं जी कि सरकार ने अगर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल होगा, तो बीएड डिग्री धारक बीएड नहीं करते। दूसरी चीज यह है कि यह कहां का नियम है कि कार चलाने वाला बाइक और मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। बीएड डिग्री धारक अगर हायर एजुकेशन था तो इसे सरकार को पहले क्लियर कर देना चाहिए था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है। 5 साल का वक्त देने के बाद अब कहा जाए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दूसरा कोर्स कर दो, और यूपी टीजीटी की वैकेंसी आती नहीं, 6वीं और 8वीं की जो वैकेंसी है उसको प्रमोशन करके भर दिया जाता है, जो बीएड का अधिकार है। और उसके बाद जब बीएड के लोग बर्बाद होने के कगार पे हैं तो सरकार हाथ खड़े कर देती है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोत्तम है। सरकार से सीधी मांग है कि ऑर्डिनेंस लाएं, बिल लाएं, और 3 लाख परिवार जो यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड कहीं पर भी फॉर्म नहीं भर सकते, उनके साथ साथ देश के करोड़ों बीएड धारकों के साथ न्याय करें। और यही गुहार हमारे अवधेश बाबू आपने मांग सुनी, और जो बात त्रिभुवन ने कही वो भी महत्वपूर्ण है। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, जैसे अभी सत्यम भाई कह रहे थे, देखो तीनों लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, त्रिभुवन सिंह हो, विशु यादव या सत्यम पाठक हो, तीनों बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। और मैं समझता हूँ कि तीनों जो लोग हैं पूरी तरह से संविधान को मानने वाले व्यक्ति भी। कोई भी अगर न्यायपालिका, कोई भी न्यायालय अगर कोई फैसला सुनाता है तो थोड़ा उसका धैर्य रखें। कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कोई चैलेंज करता है उसके ऊपर, तो थोड़ा समय तो लगता है हर चीज में। मैंने एक बात आपसे शुरू से ही कह दी, आपके चैनल के माध्यम से, आपको और इनके तीनों जो लोग बैठे हैं और आपके दर्शकों को भी सुनाई दिया होगा कि इस समय देश में और राज्य में, उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह ही न्यायप्रिय सरकार है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी बात कर रहे थे, ये देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे जो संविधान में है एक अनुच्छेद 123 है और दूसरा आपका जो है ये 213 है। दोनों ही अनुच्छेद अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। जो अनुच्छेद अपने 123 है उसके आधार पे जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके पास अध्यादेश बनाने की एक शक्ति है। 213 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार जो राज्य का गवर्नर है वो अध्यादेश ला सकता है। लेकिन भाई कुछ सब्र तो करिए आप, ठीक है, आप ये कह रहे हो उम्मीद रखो अच्छा होगा, उम्मीद रखो अच्छा। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। अवधेश बाबू एक सवाल, रुको भाई विशु। अवधेश बाबू एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है। मैं मूल कारण जो है ना इस अव्यवस्था के, उन पर एक प्रश्न करता हूं। छोड़िए अभी इस तात्कालिक विषय को। एक भर्ती निकली, उसमें पर्चा बनवाया आपने, 10 विशेषज्ञों को हायर किया गया, उनको टैक्स का पैसा दिया गया भाई कि आप पर्चा बनाओ। उनने पर्चा में जानबूझ के या मूर्खता में, अगर मूर्ख हैं तो आपने उनको पर्चा बनाने वाला क्यों माना, और जानबूझ के किया तो उनको आजीवन कारावास दो। कि उसमें 4 सवाल गलत लिख दिए, ठीक, उसके बाद बोले बेटा आप खेलो जाके। क्या, जैसे ही पर्चा इधर खत्म हुआ उधर हाई कोर्ट में रिट लग गई। विशु यादव ने पर्चा बाद में दिया, फाइल पहले तैयार करा ली मुकदमे की। बोले वकील साहब ये पर्चा है तुरंत तैयार करो। बोले ठीक है बेटा आ जाओ, पर्चा देके इधर आओ, अभी हम इलाहाबाद में ठोके दे रहे।
एक त्रिभुवन ने दायर कर दिया, एक सत्यम पाठक ने। क्या कोर्ट ने फैसला पलट दिया, बोले जी परीक्षा अवैध हो गई। लो, ये मुकदमा और मुकदमे का फैसला तो 1 मिनट में आ जाता अवधेश बाबू, लेकिन आपको ये अंदाज है कि लाखों परिवारों के माता पिता की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है बच्चे को वहां तक ले जाने में। और फिर आप कहते हो भाई न्यायपालिका है, अब हम क्या करें। मैं कह रहा हूं न्यायपालिका से नहीं लड़ रहा, मैं कह रहा हूं जिसने गलत पर्चा बनाया उसको आपने जेल में डाला, 20 लाठी मारी कि नहीं मारी, मारी तो मुझे श्वेत पत्र जारी करो। क्या अग्निहोत्री जी, जिन जिन पर्चों में गलत सवाल आए उन पर्चा बनाने वालों के 20 लाठी में 10-20 साल जेल में हमने भेज दिया, बताइए है श्वेत पत्र? और अगर वो सब घूम रहे हैं, पान खा रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में या देश में, तो फिर हमारे लिए डूब मरने की बात है अवधेश बाबू। नहीं, गलत बोलूं तो तुरंत टोकिएगा मुझे, बताइए उस गलती का खामियाजा सत्यम क्यों भुगते, विशु क्यों भुगते, त्रिभुवन क्यों भुगते और इनका परिवार क्यों भुगते, जिसने बैल बेच के, गाय बेच के, जमीन गिरवी रख के लड़के को पढ़ाया, लड़की को पढ़ाया। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं और पुरानी कहावतें चली आ रही हैं। जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई होती है, विद्या जो होती है ना, वो कभी खराब नहीं जाती। और विद्या एक ऐसी चीज है, जितना आप बांटोगे उतना ही आपको ग्रहण करेगी वो। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, आप बता रहे विद्या बांटो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके तीनों ये बैठे हुए विशु यादव, त्रिभुवन सिंह, वेतन देने की बात कहेंगे तो कहेंगे नहीं हम शिक्षक है या नहीं, यही आप यही घुमाने वाला काम करते हैं ये लोग। पूरे बेसिक का तहस नस कर दिया इन लोगों ने, कोई खुश नहीं है। जूनियर एडेड 6800 में घोटाला, अभी तक सब लड़का पड़ा है। आप जी एक बात बताइए जी, करते तो पूरी तैयारी से एकदम तो कुछ होता नहीं है। से बाहर हो गए और इसी धैर्य के चक्कर में बीएड वाले केबीएस पीआरटी से भी बाहर हो गए। और सर अब हम किस बात का धैर्य रखें? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी सर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा हाँ। कि एक सेकेंड सर, बस कि हम लोगों का जो देश है सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता आया है और करता है। इसी के तहत जो फैसला आया है इसको स्वीकार करना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। यही सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर पर फैसला दिया था, ठीक, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। रुकिए, ठीक, आगे बात आगे रुकना। अब सत्यम विशु यादव आपकी बात आगे। सत्यम जी, सत्यम आप क्या कह रहे थे, बोलिए। सर मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, अवधेश जी अभी कह रहे थे कि धैर्य रखिए। सर इस धैर्य का फल कितना बुरा हो रहा है वो सुनिए। सर बिहार शिक्षक भर्ती लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से 5 लाख बीएड डिग्री धारकों ने फॉर्म भरा है और वहां पर स्थिति यह है सर कि वो छात्र टिकट भी करा चुके हैं और अब फॉर्म परीक्षा नहीं दे सकते। पहली चीज, केबीएस पीआरटी में सर मेहनत करके उन्होंने 135-140 नंबर बीएड लाने वाले छात्र अब वहां पर सिलेक्टेड नहीं हो जाएंगे। उनको जो उनकी उम्मीद थी कि एक रोजगार उनको मिलेगा, वहां से भी बाहर कर दिया जाएगा। यह धैर्य का फल सर कितना बुरा है बीएड डिग्री धारकों के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें धैर्य नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और न्याय का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि बीएड वालों के लिए अध्यादेश सरकार लाए। अवधेश जी यहां पर बैठे हैं, शिक्षक भर्ती में रहेंगे। धैर्य अनंत काल तक संभव नहीं। क्या नहीं, हम लोगों ने शिक्षा मित्र के मामले में देखा, कहा कि भाई धैर्य रखिए, धैर्य रखते रखते वो बुढ़ा गए। क्या उनके परिवार संकट के रसातल में धंस गए धैर्य रखते रखते। पूछिए त्रिभुवन सिंह से। मैं अधिकांश शिक्षा मित्रों से तो व्यक्तिगत तौर पर परिचित हूं। जिंदगी की जरूरतें धैर्य रखो, इस मंत्र से पूरी नहीं होती अवधेश जी। नहीं, जी बिल्कुल। जिन्होंने खेत बेचकर लड़का लड़की पढ़ाया, उनको अचानक से व्हाट्सएप पर खबर आती, बोले भैया गई भैंस पानी में, वो कैसे धैर्य रखे अवधेश जी? जी अमिताभ जी, मैं पहले सत्यम भाई को ये बता दूं कि सबसे पहले तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाह रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सुना है कुछ लोग ये भी फैला रहे हैं कि जो यूपी टेट के जो एग्जाम हुए थे उसका जो प्रमाण पत्र मिलना था वो नहीं डाउनलोड हो रहा है। इस तरह का पैनिक कर रहे हैं लोगों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जो गुमराह करने वाले हैं
बरगलाने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिए, धैर्य रखिए, आपके साथ न्याय होगा, ये मेरी गारंटी है 100%। थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अवधेश, एक मिनट, एक बुनियादी सवाल है अवधेश भाई, एक बुनियादी सवाल है। कोई भी अधिसूचना, कोई भी विज्ञापन, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने, कोई भी अधिसूचना, कोई भी विज्ञापन, कोई भी दिशा निर्देश, भर्ती से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अगर अदालत में गिरता है तो उसको बनाने वाले ब्रेन बिहाइंड द नोटिफिकेशन जो अधिकारी होते हैं उनको तत्काल प्रभाव से जेल यात्रा क्यों नहीं कराई जाती, ये मैं समझना चाह रहा हूं। मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं, दुनिया कहानी में मेरी रुचि नहीं। मान लीजिए 10 अधिकारियों की टोली ने एक अधिसूचना बनाई, वो अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट में गई और मुंह के बल गिर पड़ी, हाई कोर्ट गई सो गिर पड़ी, तो उन 10 अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया जाता? वो आज इस विभाग में काजू खा रहे, कल दूसरे विभाग में खाएंगे, परसों तीसरे में खाए, उनके ठेंगे पे घर जमीन बिकी, विशु यादव की, सत्यम की, त्रिभुवन की। अवधेश जी, मेरा सवाल ये है, देखिए अमिताभ जी जो आप बात कर रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब कुछ के हर चीज के जानकार हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जो अधिकारी किसी तरह की इसमें भ्रष्टाचार में पाया जाता है, घोटाले में पाया जाता है, किसी तरह की जैसे आप बात कर रहे हैं इसमें पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होती है इस समय। लेकिन जो पहले की सरकारें थी उस समय क्या था, उस समय इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब तो अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसे कार्य करते हुए तो उस पर कार्रवाई होती है। और रही बात जो बीएड अभ्यर्थियों की और बीटीसी वालों की, इनसे मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, थोड़ा धैर्य बना के रखें, ठीक है, किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए, आपके साथ नहीं होने दिया जाएगा। अभी रुकिए सत्यम, त्रिभुवन, जिस भी अधिकारियों ने ये 2018 का नोटिफिकेशन तैयार किया होगा, काबिल लोगों ने, क्या सुप्रीम कोर्ट में गिर गया, ठीक, बाद में अध्यादेश आएगा, सुपर अध्यादेश आएगा, क्या होगा अभी छोड़ो। मेरे जैसा कम बुद्धि का आदमी जानना चाह रहा है कि जिन लोगों ने बनाया होगा उनका आधार कार्ड तो सरकार के पास जमा होगा, वो तो भाग नहीं सकते, ठीक। अमिताभ जी, सबसे पहले वो दंडित क्यों नहीं किए जाएं? बिल्कुल उसी पे थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। जब ये नोटिफिकेशन आया तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि ये नोटिफिकेशन कैसे लाया गया। ये एनसीटी के वकील से पूछा गया और केंद्र के वकील से पूछा गया, एमएचआरडी के, जी ये नोटिफिकेशन कैसे आया? तो ये लोग वहां पर फंस गए बताने में, और आपको विश्वास नहीं होगा, ये 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया, 1 हफ्ते के अंदर। और जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट गया है वो एनसीटी और केंद्र सरकार का ही है सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे ये अपनी बात नहीं कह पाए। तो गलती किसकी? केंद्र के जो वकील हैं, जो अधिकारी हैं, और जो एनसीटी के अधिकारी और वकील हैं। और ये दोनों बॉडी किसकी है? भारत सरकार की, के अंडर में काम कर रही है। तो गलती यहाँ किसकी है? बड़ा यही प्रश्न है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा था अवधेश बाबू। वो अधिकारी स्वीकार्य नहीं हो सकते जो अपना बनाया हुआ कानून अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए। भुगतेंगे आप। अधिकारी तो चुनाव लड़ता नहीं है उपाध्याय जी, क्या चुनाव तो आप लड़ोगे ना मित्र? नहीं, अधिकारी आज शिक्षा में, कल बंजर भूमि विकास में होगा, परसों मछली पालन में होगा, नरसों उद्योग में बैठा होगा, फिर आबकारी और खनन में चला जाएगा सिफारिश लगवा के। आपको लड़ना होगा चुनाव, तब विशु की माताजी और सत्यम के पिताजी आपको मिलेंगे ना, तो सवाल पूछेंगे ना। सर उन अधिकारियों का प्रमोशन कर देते हैं ये लोग, तब आप अधिकारी का चेहरा दिखाओगे उसको कि नहीं भाई रामलाल नाम का अधिकारी ऐसा गलत नोटिफिकेशन बना गया था, या श्यामलाल? उपाध्याय जी, ये बड़ा व्यवहारिक सवाल है जो मैंने किया। जी देखिए अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया 2018 में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान कोर्ट में किसने डाली याचिका के खिलाफ? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, ठीक है। उसके बाद बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आ गए सुप्रीम कोर्ट में, और एनसीटी के जो एनसीटी भी साथ में आई, उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया, उसमें उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लेकिन अवधेश बाबू, आप सुप्रीम कोर्ट में ये एनसीटी का जो वकील था या हुकूमत हिंदुस्तान के जो वकील रहे, काला कोट बड़ा बड़ा पहन के जो गए, वो डिफेंड क्यों नहीं कर पाए? छोड़ो राजस्थान, वो
सुप्रीम कोर्ट के जजों को कन्विंस कर देता है कि हुजूर हमने जो किया न्यायपूर्ण है। अरे सर, वो बीएड का वोट बैंक देख करके लेकिन देखिए होता है, संविधान भी कोई चीज होती है, कानून भी कोई चीज होती है, न्यायपालिका भी कोई चीज होती है, उसके आधार पर ये फैसला सुनाया गया है। मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ दिन की बात है, हित में ही फैसला होगा। ये मैं अवधेश जी को बताना चाहूंगा और इसीलिए हम न्याय की गुहार भी कर रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों के लिए वो अध्यादेश लाएं। सत्यम भाई, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि लोग जिस तरह से सोशल मीडिया के जमाने में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो गुमराह हो जाएगा। एक मिनट, सब लोग रुकिए, अभी सब लोग रुकिए। अवधेश बाबू ने कहा, यानी रूलिंग पार्टी कह रही है धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होगा। एक कहावत भी है, सहज पकै सो मीठा होए। हैं विशु यादव, आपसे शुरू करेंगे। एक ही इसी पर सवाल है, इसी का छोटा सा उत्तर देना, अब लंबी कहानी के समय नहीं। सरकार कह रही है धैर्य रखिए, अच्छा होगा, अच्छी खबर आएगी। विशु यादव, पीटीसी को उसका अधिकार दिलाने के लिए अगर उस फैसले का ये सरकार सम्मान नहीं करेगी तो हम लोग भी शांत बैठने वाले नहीं हैं। जो भी अंजाम होगा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे, अपना फैसला हम लोग बचाएंगे। जो भी फैसला आया है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं और कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हम लोग हैं। ठीक, ये आदेश उनसे एक सेकंड लास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर पर फैसला दिया, हम लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस पर फैसला दिया, हम लोगों ने स्वीकार किया। ये भी फैसला हम लोग आगे बाबू, आगे त्रिभुवन, आपसे भी वही सवाल। सरकार कह रही है धैर्य रखिए, अच्छी खबर आएगी। अपनी बात खत्म करूंगा जी। गदर 2 लॉन्च हो चुकी है, गदर 2 लॉन्च हो चुकी है, अमृत काल चल रहा है और एक शेर कहा गया है कि लगेगी आग तो आएंगे कई गरजद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और रही बात ये जो बातें हो रही है शिक्षा संवर्ती सूची का मामला है, और जो आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, 21A क्लॉज उसमें जोड़ा गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने के लिए। तो ये गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए जो ये बात कही गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं तो ऐसे जो पीएचडी होल्डर है उनको भी शामिल कर लिया जाए। क्या दिक्कत है? प्राइमरी में बीटेक वालों को भी रख लिया जाए, ये भी तो हायर एजुकेशन के लोग हैं। लेकिन नहीं, 1 to 5 जो पढ़ाने का जो आर्ट ऑफ है, जो कला है, वो डीएलएड और बीटीसी में है। आगे बात, आगे सत्यम, सरकार कह रही है धैर्य रखिए, बहकावे में मत आइए, अच्छी खबर आएगी। आपको भरोसा हो रहा है? पहली चीज ये है कि सरकार पर पूरा भरोसा तभी हम कर सकेंगे जब वो लिखित में ये चीज कह दे कि अध्यादेश लाएंगे। दूसरी चीज ये कि 1 करोड़ लोग बीएड वाले बर्बाद हो गए, 10 लाख उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो गए। और अगर सरकार एक दिन के अंदर दिल्ली के अध्यादेश के फैसले को पलट सकती है, तो बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल करने के लिए धैर्य रखवाने की जरूरत नहीं है। एक कागज की आवश्यकता है जिसे ठप्पा लगा करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। और एक चीज ये कि केबीएस पीआरटी बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हुआ है, तो हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी अवधेश बाबू, छोटा सा रिस्पॉन्ड जी, समय कम है जी। जी देखिए अमिताभ जी, मैं यही कहूंगा, जो सत्यम भाई कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए, ऐसा शब्द ना यूज करें तो अच्छा रहेगा। मेरे परिवार में मेरे भाई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंटर कॉलेज में है, प्राइमरी में भी है, तो मैं समझता हूं अध्यापक का क्या काम होता है अच्छी तरह से। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, बर्बाद हो गए। मैं यही कहूंगा थोड़ा धैर्य बना कर रखिए और किसी की बातों के बहकावे में ना आए, क्योंकि देश में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह ही न्यायप्रिय सरकार है। बेफिक्र रहिए, आप आपके हित में ही काम होगा। ठीक। अब एक बताइए, किसी परिवार में यदि 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो जो पिता होता है वो किसी साथ भेदभाव तो करता नहीं है, करता है? सबको, दोनों बेटों को बराबर मात्रा में ही सामान देता है, कोई चीज लेके आते हैं बाहर से खरीद के। ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, आपकी बात ठीक आई, अभी रुकना होगा। आ गई बात, आ गई। 1 घंटे बहस चली, मैं फिर कुछ बुनियादी चीजों को रेखांकित कर दूं ताकि समय उसका गवाह रहे कि मैंने क्या कहा था। जो बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में देश की इच्छा के अनुरूप संशोधन किए, एक नहीं सैकड़ों किए, सैकड़ों। ठीक, इसलिए ये अपने हित की बात को इस ढंग से मत प्ले करिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक घर के दो बेटे, एक मां के दो बेटे आपस में मत लड़िए, नहीं, नुकसान हो जाएगा मित्र। जो झंडा उठा रहे हो संघर्ष का, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, जब भर्ती नहीं तो क्या बीटीसी और क्या बीएड क्या करोगे बताइए? जबरन जबरन स्कूल में टीचर हो जाएंगे? नहीं ना। और भर्ती आएगी भी तो उसमें प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि बाबर का लड़का हुमायूं था कि औरंगजेब था, या कुछ भी गलत सलत, और बाद में विशु यादव और त्रिभुवन और सत्यम मुकदमा कर देंगे। वो तय है कि मुकदमे में भर्ती फंसनी है 100%। क्या तब क्या करिएगा? एक उदाहरण है, मैं 100 उदाहरण दे दूं, 100। आरक्षण में ऊंच नीच हो जाएगी, फिर भर्ती फंस जाएगी। दो बातें, भर्ती नहीं आ रही एक, और जो आई वो अदालत की चौखट के भीतर खड़ी है। ये त्रासदी नहीं है क्या? मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं जो डाइल्यूट ना हो। जो अधिकारी इस अदालत में उनके फैसले उल्टे लटक जाएं, उन अधिकारियों को भी उल्टा लटकाया जाना चाहिए। वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो जनविश्वास के साथ अभद्रता करते हैं, वो ननकू और रज्जाक की आंखों से सपना छीनते हैं, वो पाप करते हैं। गौहत्या की बराबर का पाप है अवधेश बाबू, गौहत्या के बराबर का। बड़े लोगों को इस पीड़ा का अंदाज नहीं, मुझे है। जाके उस बाप से पूछिए जिसने अपनी आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया कि लड़का पढ़ ले। वहां जाके पूछिए ना, वहां पता लगेगा। ये बड़ी बड़ी बातों में क्या रखा मित्र? एक रास्ता हो सकता था, उसकी ओर क्यों नहीं प्लीड किया गया होगा मुझे नहीं पता। कोर्ट में, कोर्ट को सामने लाके लड़ाने की कोशिश मत करिए। जो भर्ती हो गए उनके लिए कोर्ट से कोई आदेश क्यों नहीं मांगा गया? क्या वकील नहीं थे वहां समझदार? पूछा जाना चाहिए था कोर्ट से कि मिलॉर्ड जो भर्ती हो गए उनका क्या करेंगे? आपने तो नोटिफिकेशन क्वेश्चन कर दिया। नोटिफिकेशन क्वेश्चन होने का मतलब होता है वो आदेश अगर रद्द हो गया तो उस आदेश के चलते जो भी चीजें हुई वो स्वतः रद्द मान ली जाती हैं कानून में। ठीक, तब क्या होगा? कल कोई मुकदमा कर देगा जाके कि साहब आपने आदेश किया था, नोटिफिकेशन रद्द किया था, उससे भर्ती पाए लोग अभी नहीं हटाए गए। कोर्ट कहेगा तत्काल हटाइए। तब क्या करेंगे? 22,000 लोग सड़क पर खड़े हो जाएंगे, उनके परिवार, उनके बच्चे। शिक्षा मित्रों को लेकर एक फैसला आया था कि हम इनको सहायक अध्यापक नहीं मानते। तब भी मैंने कहा था कि अदालत की बात सिरमात है, लेकिन अदालत हमको ये इस बात से नहीं रोक सकती कि हम इनको 30,000 रुपया देके मानदेय पर रख ले। कोई अदालत रोक सकती क्या? नहीं। ये हमारे घर के बच्चे थे, क्यों नहीं किया हमने? और आज अगर इनका हम मानदेय बढ़ा दें अवधेश बाबू, तो कोई अदालत रोक सकती है क्या? नहीं ना। हमने चुनी हुई सरकार को ताकत दी है संविधान ने। जिस संविधान ने अदालत को ताकत दी है, उसी संविधान ने चुनी हुई सरकार को ताकत दी है। लोकतंत्र का मतलब क्या? लोक का राज, तंत्र का राज नहीं मित्र। अगर आज इनका मानदेय 15,000, 20,000, 25,000 कर दो, देखे कौन माई का लाल रोक ले सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आज अदालत की बात हो रही है, मैं तो कहता हूं 365 दिन अदालत के प्रति श्रद्धा रखिए। अपनी सुविधा से अदालत का मान सम्मान करने की कोशिश मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुदेशक के मामले में पहले हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करके आइए, फिर बात करेंगे। 24 घंटे के भीतर अनुपालन कराइए, 24 घंटे के भीतर अनुपालन कराइए ना। सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया उनको 17,000 का पेमेंट कराइए और रसीद मुझे भी दिखाइए। वहां गोल गोल करेंगे अधिकारी। क्या यह रास्ता नहीं हो सकता था कि जो बच्चे कर गए इस क्वेश होने तक, इस नोटिफिकेशन के चलते
उनके लिए कोई रास्ता दे दिया जाता, आगे के लिए बंदिश हो जाती। क्या ये रास्ता ठीक नहीं है? मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता। मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार से यही बात शिक्षा मित्रों के लिए कही थी कि आगे तो कोई शिक्षा मित्र भर्ती हो नहीं रहा, ये जितने भर्ती हो गए उसमें बहुत सारे रिटायर भी हो गए। ठीक, इनके जीवन को सम्मानपूर्ण कर दीजिए, इनको मेडिकल की सुविधा दे दीजिए, कौन रोक रहा है? मेडिक्लेम दे दीजिए, कौन रोक रहा है? कहां मुकदमा है? कहीं मुकदमा नहीं। ये अपने बूढ़े मां बाप का इलाज करा सके नहीं। आयुष्मान में ये क्लॉज जोड़ दीजिए कि शिक्षा मित्र भी इंक्लूडेड है। ऐसे मैं उदाहरण बता रहा हूं। क्या ये नहीं हो सकता था कि जो लोग बीएड कर चुके इस राजाज्ञा के अधीन, ये भारत सरकार के राजपत्र में छपा था नोटिफिकेशन के नहीं छपा था? क्या अमित पाठक अपने घर में बना लाए थे सत्यम पाठक इसको? नहीं ना, बीएड वाला नोटिफिकेशन तो राजाज्ञा में छपा था राजपत्र में। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो लोग कर चुके हैं उनको चलो कुछ रास्ता देंगे, बाद के लिए बंद करेंगे? एक उदाहरण यहां सटीक नहीं लेकिन उदाहरण है, मेरे मन में आए दे दूं। मैं तो बुनियादी चीजें जानता हूं, बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं। बोर्ड पढ़ता है 5 बजे तक, सत्यम बाबू सब लोग सुनिए, उपाध्याय जी आप भी, 5 बजे तक बोर्ड पढ़ता है त्रिभुवन। चुनाव आयोग कहता है कि 8 से 5 पढ़ेगा, 7 से 5 पढ़ेगा क्या, लेकिन उसमें यह चीज इंप्लाइड होती है, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, कि जो अंदर चला गया बूथ के वो वोट डालेगा चाहे 8:30 बज जाए, है ना? ऐसा नियम नहीं कर सकते हम अपने बच्चों के लिए? आगे लगाइए कानून की बंदिशें, बैरियर, लेकिन जो आ गए, जो पास कर गए, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ इसमें सेफ गार्ड लगाया? नहीं लगाया। फिर मेरा सवाल बड़ा वैलिड है, और मैं सुप्रीम कोर्ट में होता वकील तो मैं यही प्लीड करता मीलॉर्ड के सामने कि घोषित तौर पर कानून है कि 7 बजे से 8 बजे तक, 5 बजे तक वोट पड़ेगा, 6 बजे तक पड़ेगा, लेकिन ननकू अगर अंदर घुस गया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाउंड है उसका वोट कास्ट कराने के लिए, है ना? हम लाठीचार्ज करा देंगे 5 बजे के बाद? नहीं ना। तो इन पर कैसे गाज गिरा देंगे? ये बीएड और बीटीसी को लड़ाने का उपक्रम बंद होना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हम लोग उस देश के लोग हैं कि ट्रेन में कोई अज्ञानता में ही सही या टीटी की गलती से सही चढ़ जाए तो क्या उसको नीचे फेंक देते हैं? नहीं ना, अगले स्टेशन तक ले जाते हैं कि वहीं गोली मार देंगे उसको? नहीं ना, बोले तुमने रेलवे एक्ट का उल्लंघन किया है, शूट कर देंगे। नहीं, शूट कर देंगे क्या? कहते चाचा गलत ट्रेन में चढ़ गए, अगले स्टेशन में उतर जाना। क्या देश ऐसे चलता है, इसी भाव से चलता है, समाज इसी भाव से चलता है। मैं कहूंगा सरकारों से इसका रास्ता निकालना चाहिए आपको। एक घाव सूखा नहीं था शिक्षा मित्रों वाला, फिर भर्तियां अटकने भटकने लटकने लगी, कोई भर्ती नहीं जो क्लियर हो गई हो, सब अदालत के आंगन में शीर्षासन कर रही है अनुलोम विलोम। फिर अनुदेशकों की पीड़ा आ गई, आज ये पीड़ा आ गई। हम अपने बच्चों को रोते बिलखते कब तक देखें? इनकी जो आयु देश के सकारात्मक काम में लगनी चाहिए थी वो अदालतों के बाहर, वकीलों के बस्तों के बाहर बीत रही है। उपाध्याय जी, ये अच्छा नहीं है। मैं विनती करूंगा, अहंकार छोड़िए, देश की आंख का आंसू देखिए, देश की आंख का आंसू देखिए जो उसके बच्चों के लिए आया है। कल 15 अगस्त है, क्या भारत माता अपनी संतान की आंख में आंसू देखकर खुश हो सकती है? नहीं ना। यही सब लोग मिलके भारत माता बनते हैं मित्र। कोई अकेला भारत माता है क्या? नहीं ना। कल 15 अगस्त है। एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इनके आंख के से आंसू जब गिरे तो उसके नीचे सत्ता की हथेली हो। वो बेटा हमारा हो चाहे आपका हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।